तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, है ना। इसको ध्यान से समझिए 65 में क्या है। तो 65 में है कि द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ mass 40 kg is placed 5 meter away from the opponent. The coefficient of friction between the box and the surface is 0.15 फ्रिक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है। द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ता है ऑन अ स्ट्रेट रोड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। मतलब क्या हुआ कि कितना ट्रक जो है कितना आगे बढ़ेगा, ये ट्रक जो है कितना आगे बढ़ेगा कि ये बॉक्स जो है इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन को पहले समझते हैं। रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन, मतलब ट्रक का जो पीछे का साइड है ये पूरी तरह से क्या खुला हुआ है और यहाँ पे एक 40 kg का मास रखा हुआ है जो कि ट्रक के रियर ओपन साइड से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये ट्रक और ब्लॉक ये दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया, 0.15 मीटर, ठीक है। तो द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ट्रक जो है स्टार्टिंग, ट्रक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो 0 पर सेकंड स्क्वायर इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और ट्रक का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम एक ब्लॉक लिए, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक देखिए सबसे पहले बात क्या होता है इसके अंदर समझना अच्छे तरह से, है ना। तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव करेगा, खिसकेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन इधर जो पीछे की तरफ खिसकेगा तो यहाँ पे जो है एफ बराबर क्या लिखेंगे, म्यू एम जी, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इसको क्या बोलेंगे, एफ इज इक्वल टू जो कार का, जो बस का एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है आपका 40, तो फोर्स इंटू एक्सेलेरेशन, तो फोर्स इंटू एक्सेलेरेशन 40 इंटू 2 ये आ गया। नेट फोर्स फिर भी किधर जाएगा, आगे की तरफ, क्योंकि बॉडी किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, नेट फोर्स क्या, म्यू एम जी में हम क्या करते हैं माइनस, एक सेकेंड मिस हो गया, तो वेट, म्यू एम जी में नहीं, ठीक है। तो इसमें F जो F था, F में से अगर हम लोग म्यू एम जी माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, F नेट मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा। F कितना था आपका 80 न्यूटन, यानी फोर्स इंटू एफ बराबर एम ए, इसका मास हो गया 40 और ट्रक का जो एक्सेलेरेशन होगा वही एक्सेलेरेशन बॉडी का हो जाएगा। अब म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.15 इंटू मास का वैल्यू दिया हुआ है 40 इंटू जी का वैल्यू 10 लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स का एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो पॉइंट उड़ा दिए 00, ये 00 खत्म, तो कितना आ गया यहाँ पे समझिए कितना आ गया 80 माइनस 60 इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ था 40 इंटू ए एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स, ठीक है। अब अगर आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, तो 20/40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स का एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, ये 0.5 बॉक्स का एक्सेलेरेशन आ रहा है। तो अगर हम 0.5 बॉक्स का एक्सेलेरेशन आ रहा है तो बॉक्स जो है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये समझिए, बॉक्स जो है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बॉक्स टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, और बॉक्स इनिशियल स्टेट में मतलब इनिशियली क्या है ये रेस्ट में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बॉक्स के द्वारा कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो S का वैल्यू कितना है, ये 5 मीटर दिया हुआ है, U का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा 1/2, A का वैल्यू बॉक्स का एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है तो 0.5 इंटू टाइम का वैल्यू पता नहीं है, तो पॉइंट उड़ गया नीचे 10, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 20, है ना, 10 टू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मतलब क्या होगा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा √20। मतलब ये समझना है, क्या समझिए, बॉक्स जो है ये पहले हम लोग कैलकुलेट किए क्या, इस ट्रक से बॉक्स जो है 20 सेकंड में नीचे गिर जाएगा, तो ये कैलकुलेट कर ले, अगर ये √20 सेकंड में नीचे फॉलो ऑफ कर रहा है तो 20 सेकंड में ये बस जो है ये कितना दूर चला होगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 20 सेकंड में कितना दूर आगे चला होगा, तो हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, यही फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, लेकिन ये 4 बस के लिए लगाएंगे, तो बस के लिए अगर लगाते हैं तो S बराबर क्या हो जाता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो स्टार्टिंग में बस का इनिशियल स्टेट दिया हुआ रेस्ट इंटू टाइम प्लस हाफ A का वैल्यू बस का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है 2 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया 0 इंटू 2, तो यानी 20 मीटर, यानी बस जो है अगर 20 मीटर आगे चलेगा, अगर बस
20 मीटर कितने टाइम में आगे चलेगा, तो रूट अंडर 20 सेकंड में बस 20 मीटर आगे चलेगा। उस कंडीशन में ये बॉक्स जो है रूट अंडर 20 सेकंड में क्या होगा, बस से नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये आपका एबिलिटी याद रखना है आपको। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का ऊपर में एन लगेगा, नीचे में क्या लग गया mg, और इधर फोर्स लग रहा है आपका f, और इधर फोर्स लग रहा है म्यू mg, है ना। तो ये कहानी आपको याद रखना है। सॉरी उल्टा हम तभी भी लिख दिए थे ना। इधर आपका फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है आपका, ये वाला फोर्स लग रहा है F, और इधर लग रहा है आपका म्यू mg, है ना। बस के एक्सेलेरेशन की वजह से आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो F में से म्यू mg घटाएंगे तो नेट एक्सेलेरेशन ये आपका आ गया। तो यहाँ पे भी आपका म्यू mg नहीं होगा, इधर F होगा, ठीक है। तो ये F हो गया और इधर आ जाएगा म्यू mg। क्योंकि एक बात याद रखो, आप लोग को बताया गया था कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी किधर मूव कर रहा है, बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो जिधर मूव बॉडी कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो इधर लगेगा म्यू mg और यहाँ आपका नेट फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन नंबर होगा, एक सेकंड, है ना, सही ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 20 मीटर के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक बस जो है वो बस से जो बॉक्स है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन में देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड द ब्लॉक। देखिए फ्लोर और ब्लॉक, ये फ्लोर है और ये वाला ब्लॉक है, तो इसके बीच का कोफिशिएंट दिया हुआ 0.1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ बी और ए के बीच का कोफिशिएंट दिया हुआ 0.2, ठीक है। और मास ऑफ ए का मास दिया हुआ है m/2 और मास ऑफ बी का मास दिया हुआ है m। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स विच कैन बी ब्लॉक बी सो दैट, यानी दोनों ब्लॉक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा कि दोनों ब्लॉक क्या हो जाए आपस में एक साथ मूव करे। एक साथ मूव करने का मतलब बी जो है ए के ऊपर में रेस्ट है। अगर ये रेस्ट कब हो सकता है, दिमाग लगाओ कि ये दोनों रेस्ट में कब होगा, रेस्ट में तभी हो सकता है जब इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स और इसका नेट फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब ए का नेट फोर्स और इसके पीछे का फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ए का नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एम इंटू ए एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एम किसका, मास ऑफ ए, ब्लॉक ए, ये दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, म्यू एम ए इंटू जी, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये देखिए यहाँ पे म्यू ए, ये वाला खत्म, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक ए का जो एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा, म्यू इंटू जी। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.2 जी, है ना, 0.2 म्यू, यानी कि ए और बी के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ कितना दिया हुआ 0.2। अब यहाँ से दिमाग लगाना है आपको क्या कि ये जो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए आया है, ये एक्सेलेरेशन आया, मतलब यहाँ पे जो अगर हम देख रहे थे ये कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ए और बी दोनों का कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगा, एक्सेलेरेशन है ना, कॉमन एक्सेलेरेशन हो गया। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्वेश्चन में है कि ये क्या कंडीशन होगा जिसमें दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव करेगा। तो दोनों ब्लॉक अगर एक साथ मूव कर रहा है तो अब जो ब्लॉक एक साथ मूव करेगा तो ए और बी तो स्थिर था, अब अगर ब्लॉक एक साथ मूव करे तो अगर F आगे लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर पीछे की तरफ फोर्स। तो यहाँ देखिए, है ना, तो यहाँ पे MA प्लस MB, ठीक, ये हो गया। अब आगे एक फोर्स लग रहा है F, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम F में से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करते हैं तो नेट फोर्स निकल जाता है, तो MA प्लस MB इंटू एक्सेलेरेशन ए। अब ए का जो वैल्यू होगा वो आपका एक्सेलेरेशन ऑफ ए और बी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दोनों के लिए, दोनों कनेक्टेड बॉडी था तो कनेक्टेड बॉडी के लिए एक्सेलेरेशन जो आया वही एक्सेलेरेशन यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है। फिर आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एफ का वैल्यू कितना, एफ का तो हमको दिया हुआ है नहीं, है ना, तो एफ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। एफ इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, म्यू एफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो यहाँ देखो ध्यान से देखने वाला बात है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स ये टोटल मास है, इसका टोटल मास कितना, एम ए प्लस एम बी, टोटल मास म्यू एम इंटू जी, जी है तो जी बराबर एम ए प्लस एम बी ए, ये आ गया, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेगा, एम ए का वैल्यू कितना है m/2 प्लस एम का वैल्यू कितना है m इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.2 जी, फिर ये प्लस ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.1 इंटू जी और एम ए और एम बी, तो यानी m/2 इसको लिख सकते हैं हम लोग m/2 प्लस m। तो f इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया हम लोग 3m/2 0.2 जी प्लस 3m/2 0.1 जी, कैलकुलेट किए 3
3m/2 बाहर निकाले और 0.3g, है ना, तो ये आ गया 0.3g हो जाएगा। 3m/2 3m/2 कॉमन कर लिए तो 3 3 जा 9, तो 0.9 mg/2, इसी को सॉल्व करेंगे तो 0.45 mg। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखना, आ जाएगा पकड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मास m हेल्ड अगेंस्ट द रफ वर्टिकल वॉल बाय प्रेसिंग विद इट फिंगर। मतलब क्या हुआ, एक वर्टिकल वॉल है, रफ है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हम लोग फिंगर से पुश कर रहे हैं यानी F। ठीक है, इफ द कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल, और कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ, म्यू दिया हुआ है, इसके बीच का कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है g, ऑब्वियस है। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फिंगर, तो मतलब वो मिनिमम फोर्स क्या होगा, F का वैल्यू क्या होगा जो कि इसको होल्ड करके रखे। देखो सबसे पहले तो अगर मास m है इसका, नीचे की तरफ एक वेट होगा इसका mg, और ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F। तो आप लोग को पता होगा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, म्यू mg, ये होता है फॉर्मूला। F बराबर क्या होता है, म्यू mg। ठीक है, एक और यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, याद रखना है ना, F बराबर, एक सेकंड वेट, इसको हम और थोड़ा सा डील करते हैं अच्छी तरह से, ध्यान से समझिएगा। तो पहले क्या होगा कि ये जो F है, ये ब्लॉक तभी स्थिर रह सकता है जब ये F और ये F आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, mg। दूसरा कंडीशन में बोला गया फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा इसका, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं समझिए, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, समझिएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है, ये जो F है, ये नॉर्मल खुद क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ये, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, म्यू mg होता है ये वाला, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू mg, तो ये आपका कैपिटल है ना। तो F का वैल्यू कितना आया, mg, म्यू है तो म्यू, और ये mg क्या है, नॉर्मल के बराबर है। तो नॉर्मल कितना दिया हुआ है इसका, नॉर्मल mg किसके बराबर है, नॉर्मल के बराबर है। नॉर्मल पहले से कितना दिया हुआ F, तो ये आ गया F। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाय म्यू, है ना। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल ऐसे रहता था तो नॉर्मल हम ये वाला लेते थे, उसी टाइप से ये वर्टिकल है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये तो वेट है और ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वेट और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे के बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स और वेट आपस में बराबर होगा। और फिर F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू mg, तो ये mg जो होगा किसके बराबर, नॉर्मल के बराबर, नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। तो mg को रिप्लेस कर दिया F से, और जैसे ही mg को रिप्लेस किया ये वाला कैपिटल F से रिप्लेस किया तो mg बराबर mg बाय म्यू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 68 में क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स फ्रॉम अ रेस्ट अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, अब देखिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, यानी क्या, ये देखिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन यानी कि 45 डिग्री पे, थीटा का वैल्यू कितना दिया 45 डिग्री, और यहाँ पे एक बॉडी है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी स्लाइड कर रहा है। अगर स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे स्मूथ है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस है। अगर फ्रिक्शनलेस होगा तो इस टाइम इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको याद होगा अगर हम डायग्राम बनवाए हैं, ठीक है। इसमें देख, यहाँ पे एक बॉडी है m मास का, नीचे की तरफ आ जाएगा ये mg, और इधर की तरफ आ जाएगा, अगर यहाँ थीटा तो ये वाला भी सेक्शन क्या रहता था, थीटा, इसको लिखते थे हम लोग mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, mg sin थीटा, बिकॉज सरफेस along a स्मूथ सरफेस, यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है along a स्मूथ सरफेस। तो उस कंडीशन में तो यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन का बात करते हैं, एक्सेलेरेशन कितना है स्मूथ सरफेस के लिए as लिख देते हैं ना, स्मूथ सरफेस के लिए F बराबर क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ma, तो a को कंपेयर कर लेते हैं जी साइन थीटा से, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना आ गया, जी साइन थीटा, रट लेना है, स्मूथ सरफेस पे एक्सेलेरेशन कितना आया, जी साइन थीटा। अब फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, और इस टाइम में इसको जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आता है डी डिस्टेंस ट्रेवल करके, इसको टाइम कितना लेता है, ये टाइम लेता है टी टाइम लेता है, याद रखना टी टाइम लिया, कितना टाइम लिया ये फर्स्ट केस में टी टाइम। सेकेंड केस में दिया हुआ इसमें सवाल में, सेकेंड केस में दिया हुआ when the same body slides down a rest along a rough inclined plane, rough inclined plane मतलब फ्रिक्शन का चर्चा किया गया है ना। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ देखिए अगर हम रफ इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी स्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ये mg, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर ये थीटा तो ये वाला भी एंगल क्या आ गया, थीटा, तो ये क्या हो गया mg cos थीटा, और इधर जो होगा ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग, mg
साइन थीटा, अगर बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, F। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो याद होगा आप लोगों को, तो क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा माइनस F इज इक्वल टू नेट फोर्स ma। एक किसका, यहाँ पे रफ बॉडी के लिए मान लेते हैं एक्सेलेरेशन है इसका, ठीक है। तो mg साइन थीटा माइनस म्यू का वैल्यू क्या होता है, F का फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू इंटू एन। तो ये n किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, ये वाला n नॉर्मल फोर्स किसके बराबर, mg cos थीटा के बराबर। तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ r, मतलब रफ सरफेस का एक्सेलेरेशन। तो m और ये m खत्म। तो एक्सेलेरेशन, रफ सरफेस का एक्सेलेरेशन कितना आएगा, g कॉमन आ रहा है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलेरेशन आया रफ सरफेस का और ऊपर में दिया हुआ है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि दोनों जो है यहाँ पे समझिए सेम एंगल पे, यहाँ पे भी 45 डिग्री है तो इधर भी 45 डिग्री था, और डिस्टेंस भी दोनों सेम ट्रेवल करे, दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। और जब डिस्टेंस सेम ट्रेवल करता है तो रफ सरफेस पे टोटल कितना टाइम लेता है ये ट्रेवल करने में, पीटी टाइम लेता है। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं किससे, फॉर्मूला से, ठीक है, ये याद रखना है। अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग स्मूथ सरफेस के लिए फॉर्मूला लिखा ले जी साइन थीटा, और रफ सरफेस के लिए एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला निकाले जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग अभी दोनों का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस चला है सेम, तो उस कंडीशन, और दोनों ही रेस्ट से चला है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही डिस्टेंस के लिए, अब ये तो स्मूथ सरफेस के लिए हो गया, ए एस लगा दिए, और अगर यही चीज़ लगाते हैं तो क्या लगाइएगा, यू टी प्लस यू, यहाँ पे पी टी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम लगा है वो टाइम कितना लिया है, रफ सरफेस के लिए टाइम कितना लिया है, पी टी। तो रफ सरफेस के लिए टाइम लिया है पी टी, यू इंटू टी की जगह क्या लगेंगे, पी टी प्लस हाफ ए इंटू आर इंटू टी की जगह क्या लिखेगा, पी टी का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 हुआ, यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 और जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे डी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया क्योंकि यू का वैल्यू 0 है, और 1/2 ए आर का वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये p का स्क्वायर हो गया और t का स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दिए, तो डी डी सेम है तो दोनों कट जाएगा, तो वैल्यू आ गया 1/2 कट जाएगा, तो क्या आया ऊपर में, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर बाय जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा टी स्क्वायर खत्म, जी खत्म। तो क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे, साइन थीटा, एक सेकेंड, साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस पी स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं इसको अगर, तो एक काम करते हैं, इसको इधर डालिए, पी स्क्वायर म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर साइन थीटा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो जाएगा ही ये, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा कॉमन कर लिए, साइन थीटा कॉमन किए, पी स्क्वायर माइनस 1, और फिर यहाँ पे म्यू क्या निकालने बोला गया था क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू निकालने बोला है ना, तो सबको इधर ला लेते हैं। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी। तो इसको अगर सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, म्यू का वैल्यू 10, थीटा का वैल्यू दिया है 45, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, पी स्क्वायर यहाँ पे पी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं कि इसको पी स्क्वायर 1 बाय पी स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 बाय पी स्क्वायर। तो म्यू का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस 1 बाय पी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, म्यू का वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर 1 बाय, ऑप्शन नंबर ए है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, इसमें स्मूथ प्लेन के लिए टाइम टी लिया था तो हम लोग एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किए, और रफ सरफेस के लिए टाइम पी टी लिया था तो हम लोग एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, एस की जगह डी रखें, और यहाँ पे डी रखा गया, टी का वैल्यू यहाँ टी था तो यहाँ पे टी का वैल्यू पी टी है ना। तो वैल्यू पुट किया, इक्वेशन 1 और 2 है, दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेट करोगे, 10 45 डिग्री का वैल्यू पुट किया तो आंसर आपका म्यू का वैल्यू आ गया, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए।
69 में दिया द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप, मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी को हम लोग आगे की तरफ ठेल रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर एक बॉडी को हम आगे की तरफ ठेलेंगे, सोचो थोड़ा सा, अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पे पहले तो ये समझ लो कि नीचे लगेगा, वेट इसका होगा mg, और अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, बिकॉज अगर ये थीटा है तो इधर वाला भी थीटा, इधर 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 क्या आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। और अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर बॉडी का मोशन किधर है ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑलवेज उल्टा एक्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा। तो नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो नेट फोर्स यहाँ पे बोला F1 लगा है, तो F1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एक स्टैटिक कंडीशन में मान लेते हैं F1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा mg sin थीटा अब प्लस, और क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये सब हम क्लास में भी करवाएं आप लोगों को, म्यू इंटू mg cos थीटा, इस टाइप का डायग्राम सब, ठीक है। तो ये याद हो गया, यानी बॉडी को अगर हम पुश करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो बॉडी का मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा तो इधर नेट फोर्स कितना है mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन को क्या लिखेंगे mg cos थीटा, और ये टोटल किसके, एक स्टैटिक पोर्शन मान के चलते बॉडी स्थिर है तो ये टोटल किसके बराबर होगी F1 के बराबर, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है क्या कि दूसरा है F1 हो गया, दूसरा बात है एंड इट स्लाइडिंग फ्रॉम एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन F2, मतलब क्या हुआ अब समझिए आप, एक बॉडी है, ये बॉडी पे अब क्या हुआ इसको नीचे गिरने से बचा रहे हैं, अगर बाबू सोचो अगर ये नीचे गिर रहा है, अगर ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने से अगर बचा रहे हैं, तो नीचे गिरने से अगर बचाएंगे तो ऑब्वियस है फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा इधर, तो ये वाला क्या आ जाएगा, अगर हम नीचे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला क्या हो गया mg, इधर mg cos थीटा, इधर तो वही रहेगा mg sin थीटा, और F2 कौन सा फोर्स है जो नीचे गिरने से उसको बचाता है, नीचे गिरने नहीं दे रहा है, मतलब बॉडी अगर नीचे गिर रहा है तो मतलब हमको फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, तो एक सेकेंड, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ऊपर लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग गया F, ठीक है। उस कंडीशन में अगर हम इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो F2 बराबर क्या लिखेंगे F2 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि रोक रहा है, स्लाइड गिरने से रोक रहा है, गिरने से कब रोकेगा जब इधर का टोटल फोर्स और इधर का टोटल फोर्स बराबर हो जाए, तो ये F2 हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू क्या लिखेगा mg sin थीटा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, और माइनस म्यू इंटू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करते F2 वैल्यू आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि रेशियो ऑफ F1 बाय F2, F1 और F2 का रेशियो क्या होगा समझिए, तो F1 बाय F2 की, तो क्या आ जाएगा F1 का वैल्यू कितना था mg, एक सेकंड देख लें, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा बाय F2 का वैल्यू कितना था mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो mg कॉमन कर लिए, क्या आ गया एक सेकेंड sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, sin थीटा माइनस म्यू बाहर नहीं आएगा और ये cos थीटा हो गया बाय mg कॉमन आ गया sin थीटा, हाँ माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, अगर तो सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ऊपर नीचे दोनों साइन से डिवाइड करते हैं, ये cos से डिवाइड करते हैं, सॉरी cos से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आंसर जो है tan के टर्म में, मतलब tan थीटा का वैल्यू 2 म्यू दिया हुआ है, तो इसको अगर सॉल्व करते देखिए cos से डिवाइड करेंगे साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस cos खत्म हो गया तो म्यू बचा, बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा और माइनस म्यू बचा, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया 2 म्यू प्लस म्यू बाय 2 म्यू फिर माइनस म्यू, सॉल्व कीजिएगा इसको, देखिए एक सेकेंड, सॉल्व करेंगे तो 3 म्यू बाय म्यू खत्म हो गई, तो F1 बाय F2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, डी इसका सही आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा इसके अंदर क्या कहानी हम बताएं कि पहला क्या है कि देखिए समझिए ध्यान से, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पुशिंग अ बॉडी अप,
है ना, इसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, इसके लिए कितना फोर्स चाहिए, F1 फोर्स है। तो अगर ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे लगेगा, अगर इसको नीचे गिरने से रोकेंगे, अगर इसको नीचे गिरने से अगर रोक रहे हैं तो नीचे अगर गिर रहा है, मोशन किधर है, बॉडी का मोशन नीचे की तरफ है, तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इस टाइप से हम लोग एफबीटी कैलकुलेट करके इसको सॉल्व किया गया है। अब देखिए 70 में दिया हुआ है क्या कि दो ब्लॉक है, ब्लॉक 10 kg और 15 kg, और इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है जैसा फिगर में दिखाया गया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ 0.2। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, जो कि ए बॉडी पे लग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो इसमें ऑब्वियस क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग क्या बनाते हैं, एफबीटी बनाते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक के एक सिस्टम बना रहे हैं, दोनों ब्लॉक के एक सिस्टम बना रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं एम ए प्लस एम बी, एक सिस्टम बनाया ये, ठीक है। तो एक आगे की फोर्स, आगे की तरफ फोर्स कौन लगा, एफ 200 न्यूटन का, नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, म्यू एम जी, बस कैलकुलेट कर लीजिए। तो एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना, अच्छा म्यू एम जी नहीं लगेगा यहाँ पे, म्यू और नेट टोटल कितना है, टोटल मास कितना है इसका, टोटल एक सिस्टम मान के चले तो टोटल मास कितना है, एम ए प्लस एम बी इंटू जी। उसी टाइप से यहाँ पे भी म्यू इंटू एम ए प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू नेट फोर्स एम ए प्लस एम बी इंटू ए, नेट फोर्स टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू का वैल्यू अगर कैलकुलेट किया दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 200 माइनस म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.2 इंटू एम ए प्लस एम बी, तो 10 और 15 दोनों जोड़ेंगे तो 25 गुना जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू एम ए एम बी, तो 25 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हो गया। तो 200 माइनस पॉइंट उड़ा दिया 10 खत्म 50 आ गया इज इक्वल टू 25 इंटू ए 150 बाई 25 इज इक्वल टू ए, तो 25 6 तो ए का वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, इसका सही आंसर है। अब चलते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। 71 नंबर है ना, 71 नंबर में क्वेश्चन में कि वन एंड ऑफ a string of a length L is connected to a particle of mass M and the other of a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle directed towards the center है। तो towards the center कितना फोर्स लगेगा, ऑब्वियस है। यहाँ देखिए ये कोई बॉडी है और एक मास है यहाँ पे, और इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया और हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक सर्कुलर मोशन में बना गया, और यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो टी लगेगा। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, तो टेंशन लग रहा है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन पे कब मूव करेगा। देखो एक बात बता दें, इसके अंदर हम कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन पे मूव करता है ना, तो नीचे अंदर ये बॉडी जो है दो टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक ये बॉडी बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, दोनों फोर्स अगर आपस में बराबर हो गया तो ये कैपेबल होता है कि सर्कुलर बॉडी पे मूव करें। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है अभी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे एम, तो एम हो गया, इसको अगर कंपेयर करते तो ये एक्सेलेरेशन दिखा रहा है, कौन सा एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दिखाता है, याद रखना टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, यानी ये बॉडी है तो ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कोई बॉडी अगर सर्किल में मूव करता है तो वी स्क्वायर बाय, और हम लोग इसको डिराइव करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है, सेंट्रीपिटल में। तो कितना फोर्स, कितना अंदर की तरफ लगा, बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ना बोल के यहाँ पे दिया हुआ टेंशन लग रहा है, तो अंदर की तरफ टेंशन जो लग रहा है टेंशन टी लग रहा है, तो टी हो जाएगा इसका आंसर। रट लेना इस बात को। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर बाय, डेट्स वाई, बट दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग रहता है। डेट्स वाई ये बॉडी सर्कुलर मूव कर पाता है ना, सर्कुलर मोशन पे चल पाता है। अब आगे ए साइक्लिस्ट बैंड वाइल टर्निंग टू, जब हम लोग कोई भी रोड पे टर्निंग लेते हैं उस कंडीशन में साइक्लिस्ट जो होता है, साइकिल वाला जो होता है वो थोड़ा बैंड कर जाता है। क्यों बैंड करता है, इसका रीजन क्या, रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करता है वो, तो ये क्या करता है, बैंड करने की वजह से इधर की तरफ सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से साइकिल पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और उसके लगने की वजह से इसका डायरेक्शन ऐसे मूव होता रहता है, ऐसा होता रहता है, ठीक है।
और अगर ये बैंड नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ये बॉडी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब वो साइकिल मूव करता है, बैंड करता है, तो बैंड करने टाइम में टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जनरेट सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइक्लिस्ट को बैंड करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 में क्या कि स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल जस्ट स्लिप, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऑब्जेक्ट को, है ना, एक टेबल है ना, वो समझो ऐसा, एक टेबल है, ये टेबल पे रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल, यानी एक टेबल है, ये रोटेट कर रहा है बार बार, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, और इसके सेंटर से ये ऑब्जेक्ट करीब कितने सेंटीमीटर दूर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल, अगर इसके हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को डबल करते हैं तो क्या होगा। देखो इसमें सबसे पहला बात आपको समझना है कि रेडियस जो है, किसी भी बॉडी का रेडियस, याद रखना इस बात का ना, रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा। अगर हम एक रेडियस, पहला रेडियस लिए एम r1 बराबर के कांस्टेंट मान लिए, इसको ओमेगा 1, फिर अगर हम r2 लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा k इंटू ओमेगा 2। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि अगर हम इसके एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दे तो क्या होगा, तो r1 इज इक्वल टू, r1 का वैल्यू तो रहने देते हैं, r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस ये जो 4 सेंटीमीटर को घुमाएंगे तो ये सर्कल बनाएगा, 4 सेंटीमीटर के है तो के इंटू ओमेगा 1 है तो ओमेगा 1। फिर ये पहला इक्वेशन मान लिए। दूसरा, इसका नया रेडियस क्या होगा ये बोला है, मतलब जब हम लोग डबल करेंगे तो क्या होगा, है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पे रहेगा, के तो के ओमेगा 2 का जो वैल्यू होगा 2 ओमेगा 1, क्योंकि इसी को डबल किया गया। इसको अगर डबल करेंगे, दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो देखो के क्या हो गया, खत्म हो गया, ये वाला खत्म, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड मिस हो गया ना, मतलब वो उल्टा लिख दिया, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका ना, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, माइंड में कुछ और था। चलिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 बाय ओमेगा, रट लेना इस बात को, 1 बाय ओमेगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय ओमेगा, ऐसे मिस हो गया, है ना, तो इसको समझिए। अब समझते हैं आगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय ओमेगा होते हैं, समझिएगा क्या हो रहा है ये। चलिए, अब ये वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से, है ना, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय ओमेगा, तो आर यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लगाए 1 बाय ओमेगा 1, R1 के लिए हो गया, R2 के लिए हो गया 1 बाय ओमेगा 2, दोनों का रेशियो अगर करेंगे तो R1 बाय R2 बराबर ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। तो R1 का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर बाय R2 निकालना है हमको, और ओमेगा को डबल किया गया तो 2 इंटू ओमेगा को डबल किया गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा। ये क्यों हो रहा है आज समझ में ही नहीं आ रहा, है ना, तो 2 ओमेगा 1 बाय ओमेगा 1, तो इसका स्क्वायर, तो ये दोनों खत्म, हम डिराइव्ड करेंगे आपको, है ना, ये चीज़ हम डिराइव्ड करके दिखाएंगे क्लास के अंदर भी, हम इसका एक सीरीज भी लाएंगे जिसमें कि जितने फ्रिक्शन और स्काइडिंग वाला केस है वो टोटल को हम कवर करेंगे। ठीक है, ये 4 खत्म हो गया, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर की, तो यहाँ रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये 1 सेंटीमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 में क्या दिया हुआ है समझिए, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना, सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है और किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड दिया हुआ है v इज इक्वल टू दिया 5 मीटर पर सेकेंड, और उसी टाइम में इसका जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन मतलब द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, और स्पीड लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो स्पीड कितना इंक्रीज हो रहा है लगातार इसका, तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो आपको हम बता दें, एक आपका होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं AT, और एक होता है रेडियल एक्सेलेरेशन AR।
तो ये जो आपका दिया हुआ है रेडियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है यार। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ए टी बराबर हम लिखवाए थे फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। तो वी का वैल्यू कितना है 5 होल स्क्वायर बाय वी मतलब वेलोसिटी बाय 10, तो 25/10, 25/10 करेंगे तो 2.5। और ये दोनों देखिए 90 डिग्री के एंगल पे है, तो नेट एक्सेलरेशन ये वाला हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ए नेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री एंगल पे हो तो ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, राइट है ना, ये वेक्टर में हम पढ़ाए हुए हैं। जब दो वेक्टर क्वांटिटी राइट एंगल के एंगल पे हो तो नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, ठीक है। ए टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए टी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 होल स्क्वायर 6.25 प्लस ए आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 2 4, दोनों को सॉल्व करेंगे 10.25, ठीक है। और इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो 3.2 अप्रॉक्स में आ जाएगा ये 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ये, रेडियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 नंबर में। 75 नंबर में आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, ये भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो ए कॉस किसी भी कोई भी रेडियस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ए कॉस ओमेगा टी आई वेक्टर प्लस ए या बी लिख दीजिए यहाँ पे बी साइन ओमेगा टी इंटू जे। ये सब आपको याद भी करना है, माइंड में रखना है ना। तो ये होता है। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइप है एक टाइप का आपका, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी क्या कहलाएगा, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, ए तो ए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, फिर इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा आ जाएगा, फिर प्लस बी है तो बी, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ गया। सॉल्व किए इसको तो v का वैल्यू कितना आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएशन हुआ कुछ नहीं है ना। और फिर अगर हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं तो एक्सेलेरेशन में लिख पाए थे आप लोगों को डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी करेंगे तो माइनस ए ओमेगा तो रहेगा ही, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस, और ओमेगा टी को क्या लिखोगे आप यहाँ पे आई है ना, इधर भी आई और यहाँ पे जे, इधर भी जे, ओमेगा टी को ओमेगा टी इंटू फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा बाहर निकल जाएगा, फिर प्लस बी है तो बी, ओमेगा है तो ओमेगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा टी का फिर पहले बाहर का फिर अंदर का डिफ्रेंशिएशन इंटू जे है तो जे। सॉल्व करते हैं इसको तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा दोनों से, यहाँ पे क्या आ गया ए कॉस ओमेगा टी इंटू जे, फिर प्लस कितना आ जाएगा बी साइन ओमेगा टी इंटू जे, ये आई है और ये जे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ए का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये कैपिटल आर वेक्टर आया, ये टोटल देखो किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए, तो एम का वैल्यू एम रह जाएगा और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये वेक्टर के फॉर्म में माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 75 नंबर हो गया। 76 नंबर, 76 में दिया स्टोन ऑफ मास m टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग रिवॉल्व्स अ वर्टिकल सर्कल है। देखिए ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, नेट फोर्स एट द लोएस्ट पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, ये स्ट्रिंग है। देखो अगर हम इस पॉइंट का बात करते हैं ये वाले पॉइंट का, तो इसमें देखो इसका एफडी बना लो, अगर लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे की तरफ क्या आ जाएगा mg, और स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में एक टेंशन लगेगा, एक स्टोन यहाँ पे बंधा हुआ है, स्ट्रिंग में एक टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एक टेंशन लगा, इसको बोलेंगे टी, और नेट फोर्स इसका नीचे जाएगा ये। तो अगर नेट फोर्स का अगर बात करते हैं तो mg में से ये T1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, कहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे mg में से T1 क्या हो गया माइनस हो गया। अगर यही हम हाईएस्ट पॉइंट पे बात करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है समझिए, फोर्स किधर लगा, नेट एक्सेलरेशन किधर, मतलब वेट किधर होगा, स्टोन का वेट किधर है mg, और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन भी इधर एक ही डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका T प्लस mg, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, समझिए इस बात को, है ना। अगर नीचे था तो ये इधर लगेगा और टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ,
अगर यहाँ पे है तो टेंशन नीचे लग रहा है और वेट भी इसका नीचे आ रहा है, डेट्स वाई हाईएस्ट पॉइंट पे mg प्लस T2 और लोएस्ट पॉइंट पे mg माइनस T1। नेक्स्ट है 77 नंबर। 77 नंबर में दिया हुआ है कि एक बॉडी है वेसिकल, एक वेसिकल है राइडर के साथ, तो दोनों का मास जो है वह 100 kg है, ठीक है। ही वांट टू क्रॉस ओवर अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है कितना 100 मीटर और स्पीड दिया हुआ है उसका 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है इसका 0.6। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा उसको, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, म्यू बराबर एफ बराबर क्या होता है म्यू mg, ये होता है ना। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.6, m का वैल्यू 100 इंटू जी का वैल्यू 10, पॉइंट उड़ा दिए बाय 0, 0 0 खत्म, कितना आ गया 600। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना चाहिए उसको 600 का फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, बस हो गया ये आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में देखो यहाँ पे क्या है, एक साइकिलिस्ट है वो एक सर्कुलर टर्न लेता है ना। तो अगर देखो एक साइकिलिस्ट अगर ये सर्कुलर टर्न ले रहा है, ध्यान से देखना है, अगर ये सर्कुलर टर्न ले रहा है, सर्कुलर टर्न कब ले सकता है, जब इसके अंदर का सेंट्रीपिटल फोर्स और इधर बाहर में जो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो दोनों आपस में बराबर हो जाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन टायर और सड़क के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। या आप बोल सकते हो यहाँ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों अगर आपस में बराबर होता है तो ये सर्कुलर मोशन पे चल पाएगा और ये बॉडी विदाउट स्कडिंग बिना फिसले हुए चल सकता है आराम से, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, याद होगा आप लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है म्यू इंटू mg, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते थे mv स्क्वायर बाय r, तो mm क्या हो गया खत्म, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा म्यू g इंटू r, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनता है रूट बनता है, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा ये, जिससे कि ये सर्कुलर पाथ पे चल सकता है। वैसे अगर विदाउट स्किडिंग का है तो म्यू mg का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे, इससे, ताकि ये बाहर ना भागे, अंदर की तरफ बढ़ेगा हमेशा, है ना, बिना फिसले हुए अंदर की तरफ बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, बस हम मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने बोला, मैक्सिमम स्पीड में हम लोग क्या मान के चलेंगे, मैक्सिमम स्पीड में दोनों को बराबर मान लिए, ठीक है। म्यू इंटू जी का वैल्यू इतना, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू 3 मीटर, सॉल्व करेंगे तो √100 3 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना है √100 3 मीटर पर सेकेंड। 79 क्वेश्चन है, 79 में दिया हुआ है कि सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 3 मीटर, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 300 मीटर दिया हुआ, बैंक्ड एट एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इसका 0.2, ठीक है। तो निकालने बोला कि ऑप्टिमम स्पीड क्या होगा कार का, तो कार का ऑप्टिमम स्पीड जो होता है जब बैंक रोड पे होता है तो फॉर्मूला होता है इसका RG tan थीटा, V का वैल्यू होता है RG tan थीटा। सब हम क्लास में डील करेंगे और किए हुए भी इससे पहले वाले बैच में, बट हम इसको क्लास में डील करेंगे अच्छी तरह से, है ना। V का वैल्यू होता है RG tan थीटा, तो R का वैल्यू कितना, रेडियस कितना दिया हुआ है 300 इंटू जी का वैल्यू 10, और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर देखोगे आप tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 15 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 0.27। सॉल्व कीजिएगा इसको, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रहा है 9√10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए माइंड में रख लो, बैंक्ड मतलब होता है झुका हुआ रोड, है ना, कुछ किसी जैसे फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर हल्का सा टिल्टेड रहता है, उसे को हम लोग बैंक रोड बोलते हैं ना। तो अभी के लिए आप लोग याद कर लीजिए, है ना, फिर थ्योरी में हम लोग इसको डील करेंगे अच्छे से। फिर 79 में मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड क्या होता है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड है जिससे कि स्लिपिंग ना हो, इसका फॉर्मूला होता है RG म्यू प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है। तो रट लेना इस बात को, तब वैल्यू सब पुट कर दीजिए, पुट कीजिएगा, सब चीज़ का वैल्यू पता ही है, 38.6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, है ना, 38.6 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड है, मतलब बैंक रोड पे बाहर स्लिप करने से बचने के लिए हमको कितने स्पीड से चलना पड़ेगा, है ना, बाहर स्लिप करने से बचने के लिए हमको कितने स्पीड से चलना पड़ेगा, तो हमको इतने स्पीड से चलना पड़ता है, ठीक है। R से रेडियस हो गया, G से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अभी के लिए रट लो फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है विदाउट कुछ सोचे हुए इस टॉपिक को, है ना। 81 दिया हुआ आपका, चलिए समझिए
81 में दिया हुआ है क्या कि एक एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजेंटल लूप एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, पहले स्पीड दिया हुआ 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 720 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में, 18 चौका 5 चौका 20, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और उसका जो विंग है वो बैंक्ड है कितने डिग्री का, 50 डिग्री। अभी हम जस्ट लिखे थे फॉर्मूला v बराबर क्या लिखे थे, रूट अंडर क्या लिखा गया था, RG tan थीटा, RG tan थीटा, बस इसी का यूज़ करना है। देखिए अब सब चीज़ तो दिया हुआ है, इसमें निकालना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस निकालना है तो v स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, RG tan थीटा, तो v स्क्वायर बाय g tan थीटा, ये आ जाएगा बराबर क्या r। तो ऑन वैल्यू पुट कीजिए वैल्यू, v का वैल्यू कितना है वो 200 इंटू 200 बाय g का वैल्यू कितना 10 इंटू टेन थीटा, 15 डिग्री का वैल्यू 0.27, रट लो अभी भी। आर का वैल्यू डायरेक्ट ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये सब जितना भी सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 14.8 किलोमीटर, ये आ रहा है ना, तो 14.8 अप्रॉक्स में आ रहा है ये। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो मीटर में जो वैल्यू आ रहा है करके दिखा देते हैं, मीटर में हम कैलकुलेटर यूज़ किए हुए यहाँ पे है ना। सब अगर पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 14815 मीटर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 14.8 अप्रॉक्स में ले लिए किलोमीटर, 14.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। 82 में दिया हुआ है क्या कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ये वर्टिकल वॉल विथ अ राउंड वर्टिकल वॉल डज नॉट फॉलन डाउन विद। अब कभी तुम लोग मौत का कुआं देखा होगा, मौत के कुआं में ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है और चक्कर लगाते लगाते इसको नीचे नहीं गिरता है, तो क्यों नहीं गिर पाता है, ये ऐसा बोला गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिस्पेयर, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेट लूज होता है, पॉसिबल नहीं है। वो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि बगल का एयर जो है उस पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ऊपर चला जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द वॉल बैलेंस, मतलब यहाँ पे वॉल का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखा होगा वॉल बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता, बहुत रूखापन होता है। वॉल का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करता है, बैलेंस कर लेता है इसके वेट के साथ। इसका वेट और इधर का फ्रिक्शनल फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना, माइंड रट के रखना अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपका 82 नंबर तक, फिर नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।